Dear student, good morning. So, this video is regarding the displacement reaction, class 10 CBSE chapter 1. Okay, so previously we have discussed about the different type of reactions. We have covered the combination reaction, the decomposition reaction, double displacement reaction, and this is the displacement reaction. So in displacement reaction, what will happen? If you see the definition of displacement reaction, when a more reactive metal displaces the less reactive metal from its salt solution, it is called displacement reaction. You can take the screenshot of this video also. So the example is example 1, Fe, that is iron, प्लस CuSO4 कपर सल्फेट। जो कपर है उसको कपर सल्फेट का सॉल्यूशन बना करके हम उसमें नेल्स, कांटी बोलता है जिसको, लोहा का टुकड़ा उधर रख दिया तो थोड़ी देर में लोहा का टुकड़ा का लोहा के टुकड़ा के ऊपर कपर डिपॉजिट हो जाएगा। Cu लोहा में कपर का सॉलिड होकर के कपर आ जाएगा। और जो सॉल्यूशन था ब्लू CuSO4 का जो सॉल्यूशन होता है ब्लू कलर का होता है, जो जब आयरन से रिएक्शन करके जब FeSO4 बना लेता है तब फेडेड ग्रीनिश ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है। और कपर को क्या किया, इधर आयरन ने कपर को डिस्प्लेस किया। जैसे कोई मैच में खिलाड़ी होता है ना, कोई एक खिलाड़ी का ग्रुप है, CuSO4 का ग्रुप है, वॉलीबॉल खेल रहा था, तो उधर से और अच्छा वॉलीबॉल खेलने वाला आ गया तो सबसे कमज़ोर को निकालेगा ना भाई, तो Cu को वहाँ से निकालेगा और Cu को इधर डिस्प्लेस कर देगा। Cu अकेला पड़ रहा है और FeSO4 के साथ मिल गया है। ये ऐसा रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिमिलरली इन द एग्जाम्पल 2 यू कैन सी जिंक प्लस कपर सल्फेट। जिंक को फिर कपर सल्फेट के साथ, कपर का जो सल्फेट बनाया था ब्लू कलर का था जो सॉल्यूशन था, उसमें अगर जिंक डाल दिया तो इधर जिंक सल्फेट बना लेगा और फिर कपर को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। सो जिंक इधर कपर को क्यों डिस्प्लेस कर रहा है, क्योंकि जिंक पावरफुल है, मतलब मोर रिएक्टिव है, रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल। जो कपर था इस सल्ट में, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में जो कपर है ना, ये मेटल है, इसको ये जिंक इधर डिस्प्लेस करके जिंक का सल्फेट बनाएगा। इधर हम देख पा रहे हैं जिंक सल्फेट प्लस कपर। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, इधर जिंक में S लिखा हुआ है, ये सॉलिड है, जिंक का सॉलिड चीज़ हम लगा लेंगे। कपर सल्फेट AQ है, AQ का मतलब पानी का वो जो सॉल्यूशन बनाया था, घोल बनाया था, वो है, एक्वस लिखना पड़ेगा इधर। फिर वो जिंक जो है डिजॉल्व होकर के वो सॉल्यूशन में बैठेगा, ये सॉल्यूशन में बैठेगा, तो इधर भी एक्वस लिखना पड़ेगा AQ। और जो कॉपर था ना, पहले एक्वस में पानी में फिट करके बना था, वो पानी से ही निकल करके उसका आयन निकल करके कांटी के ऊपर लग करके अलग हो जाता है, तो ये सॉलिड हो गया, S लिखना पड़ेगा। तो इधर भी सेम है, जो PB है, PB मतलब लीड है, लीड ऑफ कॉपर क्लोराइड। कॉपर क्लोराइड एक्वस में है, पानी का घोल है इधर कॉपर क्लोराइड में, ऊपर से लीड डाल दिया तो क्या होगा, कॉपर लीड के ऊपर लग करके कॉपर अलग से इस लीड के ऊपर बैठेगा और जो लीड है उसमें घुल-मिल करके लीड क्लोराइड बनेगा, PbCl2 बनेगा और कॉपर इधर डिस्प्लेस हो गया। तो ये आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पता चल रहा है। और एक इम्पॉर्टेंट बात भी है, द लेस रिएक्टिव मेटल, अगर लेस रिएक्टिव मेटल को मोर रिएक्टिव मेटल सॉल्ट के साथ लगा दिया जाए तो क्या होगा। जैसे आप लोग समझो कि जिंक का सल्फेट है, जिंक के सल्फेट में आपने डाल दिया इधर से कॉपर अलग से डाल दिया तो रिएक्शन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जिंक का जो वॉलीबॉल प्लेयर है, जिंक वॉलीबॉल प्लेयर अच्छी तरह से खेल रहा है अपने टीम में, तो कॉपर तो कम खेलने वाला है ना। इधर मैं किस बात कर रहा हूँ कि मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव मेटल के बारे में पूरा बात कर रहा हूँ। तो जैसे कॉपर आ गया तो उसको खेलने का मौका ही नहीं मिलेगा ना, तो दिस टाइम में क्या होगा, नो रिएक्शन।
The less reactive metal cannot displace the more reactive metal from their salt solution. In such cases we will write no reaction. उस टाइम में क्या लिखना पड़ेगा? अगर आपको क्वेश्चन आ गया कंफ्यूज बनाने के लिए, तो आप यहाँ देख सकते हैं कॉपर मोर रिएक्टिव है कि जिंक मोर रिएक्टिव है। आपको मालूम है कि जिंक मोर रिएक्टिव है। मोर रिएक्टिव को ये लेस रिएक्टिव इधर से डिस्प्लेस नहीं कर सकता, इसको हटा नहीं सकता, तो ये रिएक्शन एज इट इज़ रहेगा और हम लोग लिखेंगे नो रिएक्शन। तो ये ऊपर वाला बात देख करके हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज़ का भी हम आज ही बात करेंगे। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या होता है कि रिएक्टिविटी सीरीज़ में मोर रिएक्टिव मेटल, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी जो डिक्रीज हो रहा है, कैसे डिक्रीज हो रहा है? सबसे रिएक्टिव जिंक है, आपको मालूम पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आयरन है Fe, उसके बाद Pb लीड है, उसके बाद लास्ट में कॉपर आता है। तो सब कॉपर को तो लात ही तो मारेगा ना, यहाँ ऊपर भी तो लात ही मार रहा है ना, जिंक भी लात मार रहा है कॉपर को, Pb भी लात मार रहा है, Fe भी लात मार रहा है, क्योंकि ये कॉपर सबसे कमज़ोर है, सबसे लेस रिएक्टिव है यहाँ पर। सो लेस रिएक्टिव मेटल्स आर डिस्प्लेसेस फ्रॉम द मोर रिएक्टिव सॉल्ट सॉल्यूशन। अब आप लोग देखेंगे इधर रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या होता है, रिएक्टिविटी सीरीज़, और इसी को बोलता है एक्टिविटी सीरीज़। सो इधर है कि इट इज़ अ सीरीज ऑफ मेटल in which the most reactive metals are placed at the top of the series. सीरीज के सबसे ऐसा सीरीज है मेटल का जहाँ पर सबसे रिएक्टिव मेटल को ऊपर रखा जाएगा। जैसे सोडियम हुआ, जैसे पोटेशियम हुआ, उसके बाद नीचे कैल्शियम है, नीचे मैग्नीशियम है, नीचे एल्यूमिनियम है, उसके बाद जिंक है, ऐसे रखा जाता है। इसी सीरीज़ को बोलता है हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज़ और एक्टिविटी सीरीज़। फिर से हम बात करते हैं कि reactivity series of metals are the series of metals which are kept in vertical line. The most reactive metals are at the top of the series, and the medium reactive metals are found at the middle of the series, and the least or least reactive metals are kept at the bottom of the series. ये सीरीज के सबसे नीचे भाग में जो रखा जाएगा वो है बहुत ही लीस्ट। यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है कि जो Au है, गोल्ड है, गोल्ड को सबसे नीचे रखा गया है, गोल्ड के ऊपर है सिल्वर है। तो यहाँ भी तो मिडल ऑफ द मीडियम रिएक्टिव मेटल में भी तो कॉपर तो लास्ट में ही है। और जो ये ऊपर का मेटल है ना, ये रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल पढ़ने के बाद हमें ये आ रहा है आपको मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर से। तो मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर का ये रिएक्टिविटी सीरीज हमें क्यों पता चलना चाहिए कि जब हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करते हैं तब उस टाइम में हमें ये चीज़ को मालूम करना पड़ता है। जैसे आप कोई फार्मूला बना करके भी ये इसको याद कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे पानी में कौन कौन कैसे रिएक्ट करता है ये भी आप लोग को पढ़ना पड़ता है मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर नंबर 3 में। तो उस टाइम में भी आपको ये चीज़ को पता होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर लिखा है कि जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स है, ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स को नेचर में फ्री में नहीं पा सकता है। दे आर नॉट फाउंड इन नेटिव स्टेट और दे आर नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट, ऐसा लिखना पड़ेगा। सो हाईली रिएक्टिव मेटल को कैसे हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं? तो लिखना पड़ेगा आपको, दे आर ऑब्टेन बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मोल्टन ओर। सो इनका जो ओर है, ओर को इलेक्ट्रोलाइसिस करके इलेक्ट्रिसिटी पास करके कैथोड और एनोड बना करके, कैथोड में मेटल डिपॉजिट हो जाएगा, सो एनोड में नेगेटिव चार्ज वगैरह बैठेगा। सो क्या आंसर लिखेंगे आप कि whenever we have to obtain the metal which are very reactive, they are obtained by the electrolysis of their molten ore। molten ore को इलेक्ट्रिसिटी पास करके कैथोड और एनोड का जो संगम बना करके हम लोग करेंगे। तो मिडल ऑफ मीडियम रिएक्टिव जो मेटल है, सो इन लोग को इनके ऑक्साइड्स के फॉर्म में मिलता है। द मेटल्स विच आर मीडियम रिएक्टिव आर फाउंड मेनली एज देयर ऑक्साइड्स, कार्बोनेट एंड सल्फाइड्स। सो क्या हुआ कि जिंक कार्बोनेट के फॉर्म में हो सकता है, जिंक ऑक्साइड के फॉर्म में हम लोग पा सकता है, जिंक फिर आयरन ऑक्साइड के फॉर्म में पा सकता है, आयरन
कार्बोनेट के फॉर्म में पा सकता है, आयरन सल्फाइड के फॉर्म में पा सकता है, लीड कार्बोनेट के फॉर्म में पा सकता है, लीड ऑक्साइड के फॉर्म में पा सकता है, लीड सल्फाइड के फॉर्म में पा सकते हैं। सिमिलरली कॉपर भी वैसा ही है, कॉपर फिर भी इन मीडियम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में भी कॉपर थोड़ा नीचे ही आता है। तो लास्ट में आता है कि लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स जो सिल्वर और गोल्ड है, जो चांदी है और सोना है, ये तो रिएक्शन भी नहीं करते हैं ना, इसीलिए लोग तो कान में भी लगाता है ना गोल्ड को, क्योंकि पानी से भी रिएक्शन नहीं होता है, हवा से ऑक्सीजन तो पड़ता ही रहता है जहीं तहीं, ये रिएक्शन नहीं होता है। ये बहुत ही लिस्ट रिएक्टिव मेटल है। आप लोग को ऐसे रिएक्टिविटी सीरीज को मालूम याद करना पड़ेगा, तो आप लोग को ईजी हो जाएगा। थैंक यू। या आप लोग इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आपको कोई होमवर्क असाइनमेंट करने में परेशानी है तो पहले समझिएगा, समझने के बाद आप ये फार्मूला जो है ना, इधर वाला फार्मूला, इसमें से कोई भी आप अक्षर बना करके, कोई भी सेंटेंस बना करके भी आप याद कर सकते हो। द ब्रिलियंट स्टूडेंट विल ऑलवेज डू द थिंग्स डिफरेंटली। थैंक यू एवरीवन।